हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे असाइनमेंट की, यानी कि अपन असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री की, है ना। तो अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? अच्छा, इसको करने के लिए आपको करना क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन सामने रख लेने हैं ना, क्योंकि अदरवाइज हम क्वेश्चंस को लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो क्वेश्चंस आप लोग अपने सामने रखोगे, मैं क्वेश्चन सिर्फ बोलूंगा, फिर अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 बोला थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन इन्वॉल्व्स, है ना। बोला है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम किस किस चीज को इन्वॉल्व करता है ना। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है केमिकल इक्विलिब्रियम। सेकंड ऑप्शन है इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम। और थर्ड ऑप्शन है इसमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और लास्ट है ऑल ऑफ दिस। क्लियर? तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हमने जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तो हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और करके क्या लगा था? थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो वहां हमने देखा था कि हम किसी भी चीज को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे कब बोलेंगे? जब उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम हो। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर, है ना। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन दिया है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये करेक्ट है। सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम हो। अब केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब था कि जो केमिकल रिएक्शंस दिए हैं वो आपकी क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ठीक है सर, तो ये भी यानी आपका होना चाहिए। थर्ड है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम बात किए थे कि उसका फेज भी मेंशन होना चाहिए कि वो लिक्विड फेज में है या गैस फेज में, किस में, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी, दिल्ली। ठीक है। उसके बाद आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोल रहा है द स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड टू क्वांटिंग द रिलेशन बिटवीन। आपको पूछा है जो स्टेट ऑफ गैस है वो किस किस को डिस्क्राइब करती है ना। तो जैसे ऑप्शंस दिए हैं, इस पर बहुत सारे ऑप्शन, मतलब बहुत सारे क्या, 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो पहले अपन काम की बात करते हैं। जब गैस की बोला तो अपन पीवी इक्वल टू एनआईटी यूज करेंगे, है ना। गैस के लिए क्या बोलेंगे अपन? पीवी इक्वल टू एनआईटी। जब तक गैस में कुछ भी नहीं बोला है तो अपन आइडियल गैस ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपन पीवी इक्वल टू एनआईटी से हमको ये पता है, इसमें से ऑप्शन फर्स्ट दिया है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ऑप्शन सेकंड में टेम्परेचर, अमाउंट, प्रेशर। ऑप्शन सी में अमाउंट, वॉल्यूम, टेम्परेचर। और ऑप्शन डी में प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट, है ना। क्वेश्चन था स्टेट ऑफ गैस कैन बी डिस्क्राइब। जो स्टेट है गैस की वो किस किस से डिस्क्राइब हो रही है? तो देखो पीवी इक्वल टू एनआईटी से हमको पता चल रहा है कि इसमें प्रेशर भी आ रहा है, वॉल्यूम भी आ रहा है और टेम्परेचर भी आ रहा है। ये 3 तो आ रही हैं, बट इसमें अमाउंट भी इंक्लूड है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है आपको डिफरेंट बोल दे। किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स 2 बोल सकता है, 3 बोल सकता है। इसमें कांस्टेंट तो सिर्फ क्या है? आर। क्या है? आर। तो इसका मतलब ये हुआ जो गैस की स्टेट है वो किस किस चीज को डिस्क्राइब करेगी? प्रेशर को भी, वॉल्यूम को भी, मोल्स को भी और टेम्परेचर को भी। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है आपको? अ गैसियस सिस्टम ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डज नॉट अंडरटेक एनी वॉल्यूम चेंज इट कॉल्ड। ये पूछ रहा है अगर कोई गैसियस सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहा है कोई, उसमें उसका वॉल्यूम अनचेंज होता है ना। वॉल्यूम अनचेंज बोला है, वॉल्यूम अनचेंज। वॉल्यूम अनचेंज का मतलब क्या हो गया? कि वॉल्यूम भाई इसका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हमने किस में बोला था? अब इसमें ऐसे ऑप्शन दिए हैं आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक को ही हमने क्या बोला था? आइसोकोरिक। फर्स्ट ऑप्शन ही दिया है आइसोकोरिक। अब आइसोकोरिक का मतलब क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये सारी बातें हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें दिया है आइसोकोरिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 17 का ए, आइसोकोरिक। जैसे कि सेकंड ऑप्शन दिया है इसमें आइसोबारिक। आइसोबारिक का होता
तो इसमें बोलता कांस्टेंट प्रेशर, है ना। नेक्स्ट दिया है ऑप्शन सी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल अगर करेक्ट ऑप्शन होता तो दिया रहता कांस्टेंट टेम्परेचर या अनचेंज टेम्परेचर, और दिया आइसो एंट्रोपिक, यानी तो ये एंट्रोपी वाला होता है ना, एंट्रोपी अनचेंज होती। क्लियर है। तो ये आपका जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, ओजेडब्ल्यू लिखा है इसमें सामने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए आइसोकोरिक। क्लियर है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 अगर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसमें बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट इज जीरो। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है इथेनॉल, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, और ऑप्शन डी है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या बोला यार ऑप्शन डी में, हाँ कैल्शियम क्लोराइड। क्लियर है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से किस ऑप्शन के अंदर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो है। सॉरी, अरे यार, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो है। तो सबसे पहले बात हम सुक्रोज की बात करें तो इसका जीरो होता नहीं है, क्योंकि इसका अपना फॉर्मूला है सुक्रोज का। पहले आपको समझ में आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसका होता था, जो अपनी स्टेबल और नेचुरल फॉर्म में हो, है ना, या बोले कि मोस्ट अबेंडेंट फॉर्म में हो, उस कंडीशन में उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होती थी। जैसे कि हमने ऑक्सीजन की बात की थी, अगर ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होगी तो उसकी जीरो होगी। हाइड्रोजन की बात की थी, H2 के फॉर्म में होगी तो जीरो होगी। सोडियम में बात की थी, यानी सॉलिड के फॉर्म में होगा तो जीरो होगा। जैसे ही अब इसमें जो आपका आंसर दिया वो एल्यूमिनियम दिया है, तो एल्यूमिनियम, अब इसमें सॉलिड वगैरह स्टेट नहीं लिखी है, बट इन सब में देखा जाए तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एल्यूमिनियम। क्लियर, क्योंकि एथेनॉल तो आप फॉर्म करते हो, है ना, कैल्शियम क्लोराइड भी आप फॉर्म करोगे CaCl2, है ना, ऐसे ही इथेनॉल आप फॉर्म करोगे C2H5OH, है ना। तो ये सारी चीजें तो आप क्या करते हो, फॉर्म करते हो। जैसे सुक्रोज भी बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सी। अरे यार कहां से गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। जैसे कि हम 22 क्वेश्चन की बात करें तो 22 क्वेश्चन में बोल रहा है आपको थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है कार्बन की, तो ये तो हर बच्चे को पता है भाई, इतनी बात क्वेश्चन में आया। कौन सा है, कार्बन ग्रेफाइट। कौन सा है कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म, कार्बन ग्रेफाइट। क्लियर। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको पूछ रहा है द स्पीसीज विच बाई डेफिनेशन है जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एट 298 केल्विन। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है कि इसमें किसकी मोलर स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, जीरो है। जैसे कि आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं Br2 गैस, और ऑप्शन बी दे रखा है Cl2 गैस, ऑप्शन सी दे रखा है H2O गैस, ऑप्शन डी दे रखा है CH4 गैस। क्लियर है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो किसकी है, अरे लाइट भी गया अभी। तो जैसे कि अब इसमें आपको बताना है किसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी। तो जैसे कि हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है Br2 गैस। तो हम जानते हैं कि Br2 तो आपके किस फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, तो मतलब इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो होने वाली नहीं है। अगर इसकी बात करें H2 तो H2 हमने बात की थी लिक्विड फॉर्म में होगा, तो मतलब इसकी भी होने वाली नहीं है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करें CH4 गैस, तो CH4 गैस का आप
290 द स्पेसिफिक विच इज डिफाइन एज द जीरो स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये आपका नेचुरल फॉर्म में मिलता नहीं है CH4, है ना, तो अब इसकी भी जीरो नहीं होगी। तो नेचुरल फॉर्म में मिलता कौन है? Cl2। तो हम बात किए थे जो नेचुरल फॉर्म में मिलेगा उसी की स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी क्या होगी? जीरो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। क्लियर है? सी ने ये बॉम्बे में दिया है, बी। कौन सा हो गया? बी। क्लियर है? ओके। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछ रहा है द स्टैंडर्ड स्टेट इन केमिकल एनर्जेटिक्स इम्प्लाइज, है ना, आपको ये पूछ रहा है जो इसमें स्टैंडर्ड स्टेट क्या है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कई बार कि हर चैप्टर की अपनी अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात किए थे, उस चैप्टर की कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 1 बार प्रेशर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। ये उस चैप्टर के लिए क्या थी? स्टैंडर्ड कंडीशन। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के लिए कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो वो कंडीशन अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1 बार, और टेम्परेचर की बात करें तो 298 केल्विन। कई जगह मैं आपको क्वेश्चंस में ये चीज बताया भी हूँ, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26, है ना। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30, है ना। अब यहां से अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना। अभी तक ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है सर। अगर हम 30 क्वेश्चन की बात करें तो 30 क्वेश्चन में बोल रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा है इज 91.8 किलोजूल पर मोल। आगे बोला था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज, क्या बोला है आपको? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज 34 ग्राम ऑफ NH3 गैस। NH3 गैस को डीकम्पोज करने के लिए कितना हीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और किसमें? इनटू इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, तो आप पहले फॉर्मेशन कर लो NH3 का। NH3 का फॉर्मेशन कैसे करोगे? आपको पता है N2 प्लस H2 से इसका फॉर्मेशन होगा। और ये क्या है? ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में इसी फॉर्म में मिलती हैं, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ आप क्या कर दोगे? 1/2, यहाँ क्या कर दोगे? 3/2। क्लियर? इसकी आपको डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है 91.8 किलोजूल पर मोल। अब सेकंड चीज आपको क्या बोला है? 34 ग्राम ऑफ NH3 को आपको क्या कराना है? डीकम्पोज कराना है। कितना? 34 ग्राम को। डीकम्पोज का मतलब क्या है कि ये जिससे फॉर्म हुआ उसमें टूट जाए। तो पहली बात इसका वेट दिया आपको 34 ग्राम। तो यहां तो हम बात करते हैं मोल्स की, तो पहले आप इसके मोल्स निकालोगे। तो मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि यहां ये आपने 1 मोल के लिए निकाला है, तो आप वेट में नहीं कैलकुलेट करते हैं, किस में करते हैं इस चीज को? मोल्स में। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑफ NH3 कितना होता है? 17। डेट मीन्स मोल्स ऑफ NH3 कितने आ गए? 2। तो आपने 2 कर दिया। क्लियर है? और ये किस किस में डिसोसिएट होगी? N2 गैस में, जिससे फॉर्म हुआ है उसी में होगी, और H2 गैस में। हाइड्रोजन 6 से, तो आपने यहाँ 3 कर दिया। क्लियर है? अब इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या लगेगी, यानी डेल्टा H। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, इसकी वैल्यू आपको माइनस में दे रखी है ना, माइनस का 91.8। क्लियर है? हाँ। अब आपको क्या चाहिए? आपको ये इक्वेशन चाहिए। अब आपके पास है एक इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से, तो आप करोगे क्या? इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो पहले तो। ठीक है सर। NH3 हाफ N2 प्लस का 3/2 H2। फिजिकल स्टेट मेंशन है, गैस है ना, बार बार नहीं हम लिख रहे हैं इसको। जब आपने इसको रिवर्स किया इक्वेशन को, तो डेल्टा H की क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? प्लस का 91.8। ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं लाप्लास लॉ के
अकॉर्डिंग, है ना। ठीक है सर। अब आपको यहाँ चाहिए 2NH3, तो इस पूरी इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इक्वेशन में करोगे तो मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो जब पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2NH3 गैस इट फॉर्म्स, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो N2 बन जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3H2 बन जाएगा। देखो आगे ये वाली इक्वेशन जो आपको चाहिए, हाँ, तो डेल्टा H में भी आप मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 2 16 और 2 एक 3 और 18, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, 183.6 किलो जूल। क्लियर। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 183.6 किलो जूल, है ना। तो ये आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, 13 का ए। क्लियर है, ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोल रहा है 2 सिमिलर रिएक्शन आर गिवन। आपको 2 रिएक्शन दे रखी हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन है H2 गैस प्लस का हाफ O2 गैस, इट फॉर्म्स H2O गैस, और इसके डेल्टा H की वैल्यू आपको दे रखा है डेल्टा H1, है ना। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखा है H2 गैस प्लस का हाफ O2 गैस, इट फॉर्म्स H2O लिक्विड, इसकी डेल्टा H की वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा H2। पूछ रहा है इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, क्या पूछ रहा है, इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि आपको इसकी वैल्यू बतानी है, वैल्यू डेल्टा H की किस में ज्यादा होगी, डेल्टा H1 की वैल्यू ज्यादा होगी या H2 की, साइन नहीं बताना है, उसका बोलने का मतलब ये है। जैसे कि ऑप्शन ए दिया है डेल्टा H1 ग्रेटर देन डेल्टा H2, ऑप्शन बी दिया है डेल्टा H1 लेस देन डेल्टा H2, और ऑप्शन सी दिया है डेल्टा H1 इक्वल टू डेल्टा H2, और डी है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए इन दोनों में स्टेबल फॉर्म कौन सी है, क्योंकि ये डेल्टा H की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पे, है ना। कि भाई आपको इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो यहाँ पे ज़्यादा रिलीज होना चाहिए। तो आपको ये पता कहाँ से चलेगा, यहाँ से। तो यहाँ आप देखो दोनों में स्टेबल कौन है, गैसेस फॉर्म स्टेबल होती हैं या लिक्विड फॉर्म स्टेबल होती हैं। तो ये हम जानते हैं कि सॉलिड सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, उसके बाद लिक्विड स्टेबल होता है, उसके बाद गैस होता है। तो जो जो स्टेबल होगा उसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगी, या बोल सकते हो ना कि जो स्टेबल होगा उसमें ज़्यादा हीट रिलीज होगी। हाँ सर सही है। तो मतलब क्या हुआ कि आपका किसकी वैल्यू ज़्यादा होने वाली है, डेल्टा H2 की। डेट मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बॉम्बे बी। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहाँ पर है भाई, ठीक है। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोलता है, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO। आपकी फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, किसकी, CO की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO डेट इज माइनस का 110, CO2 सारी गैसेस, ये गैसेस फॉर्म में है ना, माइनस का 393, और N2O डेट इज 81, और N2O4 डेट इज 9.7। सारी की सारी वैल्यू आपको किलोजूल पर मोल में दे रखी है। ये भी गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में, N2O भी गैसियस फॉर्म में, N2O4 भी गैसियस फॉर्म में। क्लियर है। आपको पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ
डेल्टा एच आर फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच आर पूछ रहा है फॉर द रिएक्शन। हम आप लोग बोले सर इसमें रिएक्शन तो दी नहीं है, हम किस रिएक्शंस में अब डेल्टा एच आर कैलकुलेट करें, तो नहीं दी है, ये बात सही है, क्वेश्चन अधूरा है। तो आप क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर लोगे। आपको क्वेश्चन में जो रिएक्शन दी है वो क्या है, मतलब शीट में रिएक्शन नहीं है तो आप लोग रिएक्शन में लिख रहा हूं, N2O4 गैस, ये रिएक्शन आपको दी है क्वेश्चन में, प्लस का 3CO गैस, इट फॉर्म्स N2O गैस प्लस का 3CO2 गैस। क्लियर है, ठीक है। तो आपको इस वाली रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, समझ गए? हाँ सर, क्वेश्चन में आपको रिएक्शन नहीं दिया, रिएक्शन आप लिख लोगे क्वेश्चन में यहीं से, है ना, ठीक है। तो इसका डेल्टा एच आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास डाटा दिया है, हाँ सर, किसका डाटा दिया है, फॉर्मेशन का। तो किसका फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मेशन का। फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या यूज था कि पहले आप प्रोडक्ट साइड को लिखते थे, फिर माइनस करके रेक्टेंट साइड को लिखते थे विथ स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट। तो प्रोडक्ट साइड आपका ये है ना, तो चलो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला था फॉर्मेशन के लिए, जो फॉर्मेशन की वैल्यू आपको दी है। तो बस इस फॉर्मूले को आप यूज कर लो इससे निकालने के लिए। प्रोडक्ट साइड में क्या है आपका N2O, N2O की वैल्यू कितनी दी है 81, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस प्रोडक्ट साइड में CO2 भी है, स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, CO2 की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 393, माइनस ऑफ, अब इधर आ जाओ रेक्टेंट साइड में, N2O4 का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, वैल्यू दे रखी है 9.7, प्लस CO का स्टैच्यूमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है और CO की वैल्यू दे रखी है माइनस का 110। क्लियर है, बस इसको कैलकुलेट कर लो। 81 माइनस का 9 और 29 27 और 3 10 11 माइनस का 1179, इधर आएगा माइनस ऑफ 9.7 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 11 33 360 333 330 है ना। तो यहां से आपने कैलकुलेट करना, तो ये हो गया 81 माइनस का 1179 माइनस का 9.7, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 330। क्लियर है, हाँ सर। अब यहां से आप देखोगे सबसे पहले ये वाला कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना हो गया 81 और 9, ये तो प्लस का ये है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा 114, प्लस वाला माइनस का कितना हो जाएगा 0.7 उतनी 18 की 811। क्लियर, ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। जब आप इसमें से मतलब अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से जो वैल्यू आपके पास आने वाली है वो कितनी आएगी माइनस का 777.77 किलो जूल। क्लियर, आप इस वाले को प्लस का, ये माइनस का है तो इसको कम करोगे तो क्या बचेगा माइनस का, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। डेट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर था 38 ए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका ए, है ना। तो इसमें आपको करना क्या था, ये रिएक्शन लिख लेनी थी, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2R माइनस का 298, हीट ऑफ फॉर्मेशन 298 माइनस का 298, ठीक है। द हीट ऑफ फॉर्मेशन, अब यहाँ आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है क्वेश्चन में भी, है ना। क्वेश्चन में क्या करेक्शन करना है, थोड़ा सा क्या यार बहुत कुछ करेक्शन है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ दोगे आप, है ना।
क्वेश्चन ही गलत दिया है, इसमें रिएक्शन भी गलत दी है और वैल्यू भी नहीं दोनों की सही से दिया ना, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो ना। इस टाइप के क्वेश्चन वैसे भी मैं कॉपी में आपको बहुत सारे करा चुका हूँ, है ना। तो ये क्वेश्चन गलत है, आप इसको छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 39 क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है फॉर अ रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी है A to B, क्लियर है। और इसमें डेल्टा एच, ए एच लिखा है आपकी शीट में, तो उसको आप कर लोगे डेल्टा एच, है ना। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है प्लस का 24 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल, क्लियर। एंड फॉर द रिएक्शन बी टू सी, बी से सी के लिए जो रिएक्शंस दे रखी है आपको, उसमें डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है माइनस का 18 किलोजूल पर मोल, ठीक है। आगे बोला था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए बी सी, आपको क्या बताना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए बी सी। ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ए बी सी का। ऑप्शन ए है ए बी सी, फिर बी सी है, समझ रहे हो ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना, फिर सी वी ए, और उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका, लास्ट दिया सी ए बी। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये है, आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं दे रखा है, सिर्फ यहां लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, जैसे कि आपको फर्स्ट रिएक्शन दी है ए टू बी, और इसमें डेल्टा एच आपको बोला है प्लस का 24 किलोजूल पर मोल। तो इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि आप डेल्टा एच निकालते कैसे हो। डेल्टा एच निकालते कैसे हैं हम? डेल्टा एच कैसे निकालते हैं कि आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, अगर आपको फॉर्मेशन दिया होता तो, है ना। अगर आपको फॉर्मेशन नहीं दिया है तो फिर आपको यहां आपको ये डिसाइड कर नहीं सकते हो कि सर हम पहले फॉर्मेशन साइड को लेके या रेक्टेंट साइड को लेके, है ना। वैसे क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो अब आप यहाँ पे करोगे कि आप ऐसे सोचो इस चीज को कि मान लो इस जो ए है इसकी एंथैल्पी है कुछ एच, कितना एच, क्लियर है। तो आपको ये बताओ अगर यहाँ डेल्टा एच 0 होना चाहिए था, अगर 0 आता तो उसके लिए इसकी एंथैल्पी बी की कितनी होनी चाहिए थी? एच, समझ रहे हो ना। जब भी तो आप किधर से भी एक दूसरे को माइनस करते हो तो क्या आना चाहिए था? ओवरऑल 0। यहाँ पे दूसरी बात बोलूं कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ अगर प्लस एच लिखा इसका मतलब आप ऐड कर रहे हो, यहाँ प्लस एच लिखा इसका मतलब आप रिमूव कर रहे हो। तो आप ऐसे भी सोच लो कि अगर इसकी एंथैल्पी मान लो एच है और इसकी भी एच है, तो टोटल जो एंथैल्पी रिएक्शन की आने वाली है वो 0 आने वाली है, क्लियर। कैसे सर 0 आने वाली है? आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे तो फॉर्मेशन का लगा लो चाहे कंबशन का लगा लो। कंबशन तो यहाँ है नहीं, आप फॉर्मेशन से चलो। तो फॉर्मेशन में देखो पहले आप क्या लिखते, डेल्टा एच प्रोडक्ट साइड का मतलब जो भी एंथैल्पी इसकी होती, और इसकी भी लिखते एच, तो ओवरऑल 0 आता। या आप रेक्टेंट कंबशन वाले से चलते जो कि इसमें है नहीं, फिर भी आप मान लो तो आप पहले इसका लिखता रेक्टेंट का, फिर प्रोडक्ट का एच, तो भी 0 आती। मेरा बोलने का मतलब इतना सा है कि अगर आपके पास ए की वैल्यू एच है और बी की भी वैल्यू एच है तो डेल्टा एच 0 आती। अगर डेल्टा एच 24 आ रही है इसका मतलब यह हुआ कि बी की एंथैल्पी कुछ ज्यादा है, बी की एंथैल्पी कुछ ज्यादा है। हम फॉर्मेशन लेके चलेंगे, है ना। तो बी की एंथैल्पी ए से क्या होगी? ज्यादा। जब यहाँ डेल्टा एच क्या आ रहा है? पॉजिटिव, तो यहां मैं बोल सकता हूं बी की एंथैल्पी ग्रेटर देन है ए से, ये बोल सकते हो आप। यहां से सीधा सा कंबशन तो आप बोलोगे नहीं, फॉर्मेशन का फॉर्मूला हो आप उससे भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। फॉर्मूले के फॉर्मेशन के फॉर्मूले से, है ना, क्योंकि फॉर्मेशन का फॉर्मूला ही होता है प्रोडक्ट माइनस का रेक्टेंट। तो ये प्लस 24 कब आ रहा है? जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी? एच प्लस का 24। समझ में आ गया? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है। अब सेकेंड रिएक्शन दी है आपको B2C और इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है माइनस का 18 किलो जूल,
ठीक है। अब यहां से आपको क्या समझना है, जैसे कि बी का अब आपने पता कर लिया H+24 है, कितना है H+24, तो अब इसका कितना होगा H+24 माइनस का 18, समझ रहे हो ना, जब भी तो यहाँ -18 आएगा। आप फॉर्मूला लगाओ प्रोडक्ट साइड का H+24 माइनस का 18 माइनस ऑफ रिएक्टेंट साइड, तो H+24, तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे, बचा माइनस का 18। मतलब ये हुआ इधर -18 होना जरूरी है, और -18 का मतलब क्या है, कम वैल्यू है। -18 का मतलब क्या है कि ये कम वैल्यू है, कौन सी वाली, सी वाली, क्योंकि इसकी पहली जो वैल्यू थी उसमें से भी आप 18 कम कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आप यहां से ये बोल सकते हो कि बी ग्रेटर देन है किससे, सी से। समझ में आया, हाँ सर। तो यहां से अब आपको एक ट्रेंड समझ में आ रहा होगा, क्या, कि बी ग्रेटर देन है ए से भी, और बी आपका ग्रेटर देन है सी से भी। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, बी की, समझ में आ गया, बी की। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आ रहा है कि ए की तो आपने माना है एच, और बी की कितना माना है, सी की कितना माना है H प्लस का 24 माइनस का 18, तो फाइनली H प्लस का कितना बचा 6, किसका, C का। तो B के बाद किसका आ जाएगा, C का, फिर किसका आएगा, A का। समझ में आता है, ठीक है। आप एक बार कोई भी वैल्यू मान के लेके करना इस क्वेश्चन को, आसानी से हो जाएगा, है ना। सॉरी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में, मतलब थोड़ा जल्दी से। आपने H का H, A का H माना, और यहाँ +4 आ रहा है, तो इसके लिए इसका आपको H+24 मान लिया, ठीक है। तो यहां से पता चल गया ज्यादा किसकी है, बी की। अब इधर आ जाओ, सेकेंड रिएक्शन दी है बीटे सी, तो बी की आपने H+24 यहां से पता चला। अब यहां आपको H की वैल्यू -18 दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू बी की है इसमें से -18 इधर करना पड़ेगा आपको, जब भी -18 आएगा तो आपने इधर से माइनस कर दिया। तो यहां से आपको पता चल गया कि बी की तो सी से भी बड़ी है, क्योंकि इसमें तो माइनस हो रहा है। तो यहां से दोनों डायरेक्शन से ये पता चला कि सबसे ज्यादा सी की है, ठीक है। अब आप कंपैरिजन कर लो ए और सी में, तो ए की एच है, सी की कितनी हो रही है H+24 माइनस का 18, तो फाइनली ये कितना बचेगा H प्लस का 6, और ए की एच है, तो ज्यादा किसकी हो गई H+6, इसलिए सी आया, फिर उसके बाद ए आया, क्लियर है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, बॉम्बे, बी। सबसे ज्यादा बी की, फिर सी की, फिर ए की, क्लियर है, ओके सर, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 41, है ना, इसको उठा दो, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या बोल रहा है, हाँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बोल रहा है कि डेल्टा H0R, क्या दिया है, डेल्टा H0R किसका, C2H6 का आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, -21.1 किलोजूल पर मोल, एंड डेल्टा H0R ऑफ CO2 का क्वेश्चन में दे रखा है -94.1, क्लियर है। ए भी किस में दे रखा है, किलोजूल पर मोल। एंड नेक्स्ट डेल्टा H0R ऑफ वाटर आपको दे रखा है -68.3 किलोजूल पर मोल। आगे बोला था द हीट प्रोड्यूस व्हेन 15 ग्राम, कब, जब 15 ग्राम ऑफ C2H6 बर्न इन द एक्सिस ऑफ एयर, क्लियर। तो आप देखो यहां से आपको सारी वैल्यू दे रखी हैं, किसकी, डेल्टा H0 की, मतलब डेल्टा H0R रिएक्शन ऑफ C2H6, डेल्टा H0 रिएक्शन ऑफ CO2 और ये। तो आपको बताना है कि 50 ग्राम ऑफ C2H6 को आप बर्न करते हो, तो उसके लिए डेल्टा HR की वैल्यू क्या होगी, है ना। हीट प्रोड्यूस पूछ रहा है, यानी कितनी हीट उसमें प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले आप लिखो C2H6, इसको आपको क्या कराना है, बर्न कराना है। तो बर्न अपन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं। तो पहले 15 ग्राम को छोड़ दो, ये हम बाद में जाएंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको कॉपी में कराया था जब भी बोला था कि पहले आप नॉर्मल मेथड से जाओ, फिर कितना ग्राम क्या दिया है वो तो आप एंड में जाके उत्ते से
कैलकुलेट कर लो। तो पहले अपन 1 मोल के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। C2H6 से 2CO2 फॉर्म होगा, गैस प्लस का 3H2O वाटर। क्लियर है? वाटर लिक्विड में जाएगा। हाँ सर। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 4 + 3 7, तो आप यहाँ कर दोगे 7/2। क्लियर है? ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको ये वैल्यू दे रखी है कंबशन की, आपको इसका डेल्टा एच निकालना है। तो रिएक्शन आपकी कंबशन की है, यहाँ आपको कुछ भी बोला नहीं है, ये किसी वैल्यू है। बट आपको एक आइडिया लग रहा होगा सारी वैल्यू माइनस में, यानी कि ये कहीं ना कहीं कंबशन की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, बट ये तो मैंने एक अलग बात बता दी आपको, आइडिया। बट आपको कुछ भी नहीं दिया है तो फिर आपको रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। जैसे कि रिएक्शन कंबशन की है तो फिर आप कंबशन का फॉर्मूला लगाओगे। वैसे भी आपको डेल्टा एच आर एंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन की आपसे पूछा है, तो इसके लिए अब आप फॉर्मूला क्या लगाओगे कि पहले आप कंबशन में क्या लिखते हैं, पहले रिएक्टेंट साइड को फिर प्रोडक्ट साइड को। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो इसका 1 है, तो 1 लग दिया। और C2H6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -21.1। क्लियर है? ठीक है। O2 की तो आप 0 मानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस ऑफ, अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड में, 2 × CO2 की वैल्यू दे रखी है -94.1 प्लस, और वाटर की आपको दे रखी है 3 स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, वैल्यू दे रखी है -68.3। क्लियर है? ठीक है सर। अब यहां से आप इसे कैलकुलेट करोगे तो -21.1 माइनस ऑफ, ये कितना हो जाएगा 188.2 माइनस का माइनस क्यों लगा रहा हूँ, ये माइनस है तो ये सिंबल भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है, 3 से मल्टीप्लाई करो 9, 38 24 2 36 18 20, 204 माइनस का। तो फाइनली यहां से आपके पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 21.1 माइनस ऑफ अंदर वाली वैल्यू को कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा 393.1 माइनस का। तो फाइनली माइनस का 21.1 माइनस माइनस प्लस, तो 393.1। क्लियर है? तो आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी 372 किलो जूल पर मोल लिखा है, यहां ध्यान दो पर मोल, ये तो 1 मोल के लिए आई है। अब क्वेश्चन में आपको पूछा है 15 ग्राम के लिए, तो पहले या तो आप ये निकालोगे 15 ग्राम में कितने मोल होंगे C2H6 के, तो मोल्स ऑफ C2H6, मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 15, मोलर मास C2H6 का कितना होगा 30, है ना। 2 कार्बन है तो 24 और 6 हाइड्रोजन 30, यानी कितने मोल्स हो गए 1/2। तो 1 मोल के लिए इतनी है, तो 1/2 मोल्स के लिए कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपको तो 15 ग्राम पूछा है ना, 15 ग्राम का मतलब ही 1/2, तो कितना हो जाएगा 372/2, डेट इज 189 किलो जूल। अब पर मोल नहीं लिखेंगे, नहीं तो पर मोल का मतलब हो जाएगा 1 मोल के लिए। क्लियर है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बॉम्बे बी। करेक्ट ऑप्शन ऑफ 41 आपका क्या हो जाएगा, बॉम्बे बी। क्लियर है? ओके सर। अब जैसे कि हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। 42 में आपको पूछ रहा था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेल्सियस आर रिस्पेक्टिवली द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आपको फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है, फॉर्मेशन की, तो मैंने ऊपर ही लिख दिया फॉर्मेशन, जिससे बार बार ना लिखें। किस किस का फॉर्मेशन दे रखा है, CO2 गैस के फॉर्मेशन की वैल्यू दे रखी है आपको -400 किलो जूल पर मोल, है ना। और H2O लिक्विड का फॉर्मेशन दे रखा है कितना दे रखा है, -300 यूनिट सेम है किलो जूल पर मोल। और ग्लूकोज का दे रखा है, ग्लूकोज का कितना दे रखा है, -300 किलो जूल पर मोल। क्लियर है?
आपसे पूछ रहा है द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको कंबशन की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी? ग्लूकोज की। तो सबसे पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, C6H12O6। क्या बोल रहा है? कंबशन। तो कंबशन करा दो, है ना। अब पर ग्राम पूछा, ये ध्यान देना, पर मोल नहीं पूछा, यानी कि 1 ग्राम के लिए पूछा है। वैल्यू निकलेगी कितने के लिए? जल्दी बोलो। 1 मोल के लिए। तो पहले 1 मोल के लिए निकालते हैं। तो कंबशन कराओगे तो यहां से 6 कार्बन तो 6 CO2 गैस बनेगा। हाइड्रोजन 12 है तो 6 H2O बनेगा लिक्विड। बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए 12 और 6 18 ऑक्सीजन है, इधर 6, तो आप यहाँ क्या कर दोगे? 6 यहाँ पे टोटल आपको कितना करना है? 18, तो आप यहाँ 6 कर दोगे। तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 18। क्लियर है? ठीक है। अब बस वैल्यू आपको दी है, वैल्यू पुट कर दो। इसकी डेल्टा HR ऑफ फ्रैक्शन पूछ रहा है कंबशन के लिए, तो आप CV लिख सकते हो। बात एक ही है, ये तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस करे हैं बहुत सारे कि जो डेल्टा HR रिएक्शन है वही डेल्टा HR कंबशन भी होगा ऐसी रिएक्शंस के लिए। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मेशन की वैल्यू दी है तो फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगाओगे। तो फॉर्मेशन में पहले लिखते हैं आप प्रोडक्ट साइड को, तो 6 इंटू CO2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 400 प्लस का 6 इंटू H2 की वैल्यू दे रखी है माइनस का 300। क्लियर है? ये आपका हो गया प्रोडक्ट साइड माइनस ऑफ। अब आ जाओ रिएक्टेंट साइड, डेट मींस इधर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 ही पुट कर दिया और इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस का 1300। क्लियर? हाँ सर। तो यहां से डेल्टा HR इक्वल टू यहां से कितना हो गया? ये माइनस का 24 और ये कितना हो गया? माइनस का 18 माइनस ऑफ ये कितना हो गया? माइनस का 13 और माइनस का 13। तो फाइनली आप इसको क्या करोगे? अभी कुछ नहीं करोगे, अभी सीधा सीधा लिख लो माइनस का 80, इसे लिख लो माइनस माइनस प्लस का 30। अब सिंपल इसको कैसे कैलकुलेट कर लोगे? 100 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो मैंने पहले ही 100 कॉमन ले लिया। ठीक है। अब इधर कितना बचा? माइनस का 24, इधर माइनस का 18, या प्लस का 13। क्लियर है? तो थोड़ा आसान हो गया कैलकुलेशन। ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या बचा? माइनस का प्लस का 13, इसमें से घटा दो, कितना बचा? माइनस का 5। तो कुल मिला के बचा 100 इंटू माइनस का 29, डेट मीन्स माइनस का 2900। और ये क्या है? किलोजूल पर मोल। किसमें है? किलोजूल पर मोल। बट आपको तो पूछा है क्वेश्चन में 1 ग्राम के लिए ग्लूकोज, तो बस बात कर लो। तो 1 मोल में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज डेट इज C6H12O6 में कितना ग्राम वेट है? जल्दी बताओ। 180। मोलर मास निकालना आता होगा सभी को, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हो। अब तो आप मतलब कॉलेज में पहुंचने वाले हो कुछ महीनों के बाद, है ना। तो अभी तक तो सब कुछ आता होगा ये सारी चीजें कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कैसे निकालोगे। इसका मोलर मास इंटू 6 प्लस इसका मोलर मास इंटू 12 प्लस इसका मोलर मास इंटू 6 कितना आता है? 180। ठीक है। तो 1 मोल में इतना है, कितना? 180। डेट मीन्स ये जो वैल्यू आई आपकी कितने की आई है? 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2900। आपको निकालना कितने की है? 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए। बस क्या करना है? कुछ नहीं, डिवाइड कर दो 180 से। तो यहां से 0 से 0 कट गया, फाइनली बचा माइनस का 290/18। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो वैल्यू आ गई माइनस का 6.11 किलो जूल। क्लियर है? ठीक है, समझ में आता है? हाँ सर। फिर ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 43 क्लियर है? ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं, अब देखो किसी स्टूडेंट को लग सकता है लोगों को वाई फेस जानता नहीं, किसी को, है ना। वाई फेस नहीं जानते हो सर, मतलब क्या है? मतलब है कि मेरे को नहीं पता कौन स्टूडेंट कितना स्पीड झेल सकता है ना, कितना मैं थोड़ा जल्दी कराऊं वो चीज़ें कर सकता है ना। तो मैं लेके चलता हूँ कि हर बच्चा को समझ में आना चाहिए ना, हर एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। इस मतलब कोरोना के टाइम पे भी आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो सबको समझ में आना चाहिए, ये मेरा मानना है।
तो जिनको थोड़ा स्पीड कम लगती है तो आपके पास ऑप्शन है, जितनी स्पीड करना उतना कर लो। अगर सर को आपको बोला कि इतनी स्पीड चलना है कि बम 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 करने लगे सर, तो वो भी आप कर सकते हो, 2 की स्पीड कर लो, है ना। इतनी में कोई मत देखना, है तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना। 1.5 की आप कर सकते हो अगर थोड़ा कम स्पीड लगती है तो, है ना। बाकी का मैं इतना धीमा पढ़ाता इसलिए हूँ, ऑफलाइन में एक्चुअली में इतना धीमा नहीं पढ़ा था, है ना, थोड़ा इससे ज़्यादा रहती है। ऑफलाइन में ये रहता है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, और इतने आराम से बोलूँ कि मेरा पॉइंट सुनने के बाद बच्चा उसको अपने दिमाग में थोड़ा सोच ले। इतना समय आई थिंक आपको मिलता है कि मैं जो चीज़ बोला तो आपने अपने दिमाग में थोड़ा उसको रिवाइज कर लिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसी चीज़ में थोड़ा क्लियरिटी जल्दी बनती है, और ऑनलाइन में एक्चुअली पता भी नहीं चलता किसको किस पॉइंट पर टकरा है कौन, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ता है। तो जिनको अगर ऐसा लगता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो आपके हाथ में सब, टीचर के हाथ में कुछ नहीं है स्पीड बढ़ाना है और कम करना, है ना। तो ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 43 में बोला था, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको रोम्बिक सल्फर बोला एक तो, रोम्बिक सल्फर, और बोला है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके जो कंबशन की वैल्यू आपको दे रखी है किसकी, रोम्बिक की, वो दे रखी है आपको 70960, और मोनोक्लिनिक की आपको दे रखी है 71030। क्लियर है। कैलोरीज में वैल्यू दे रखी है आपको। आगे पूछ रहा है व्हाट विल बी, क्वेश्चन निकाल लो पहले, व्हाट विल बी द हीट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रोम्बिक सल्फर टू मोनोक्लिनिक सल्फर। आपको बोल रहा है अगर उसको कन्वर्जन कराना है, कहां से, मोनोक्लिनिक से, मोनोक्लिनिक सल्फर टू रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, क्लियर, सल्फर टू मोनोक्लिनिक, है ना। तो हीट ऑफ कन्वर्जन आपको बताना है कि हीट ऑफ कन्वर्जन इस केस में क्या होगा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दे रखी है मोनोक्लिनिक की, वो दे रखी है इतना, ये दे रखी है रोम्बोक्लिनिक की, और ये वैल्यू किसकी दे रखी है आपको, कंबशन की वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन में कंबशन साफ साफ बोला, तो आप इसमें कंबशन का फॉर्मूला लगा दो। तो कंबशन में आप पहले किसको लिखते हो, रिएक्टेंट साइड को, तो वो कितना है 71030, माइनस फिर किसको लिखते हो, प्रोडक्ट साइड को, तो 70960। फाइनली इसको कैलकुलेट करो तो कितना आ जाएगा आपके पास, जल्दी बोलो यार। इन दोनों में बड़ा कौन है यार, ये वाला बड़ा है, तो कितनी वैल्यू आएगी, प्लस का 17 कैलोरी, क्योंकि वैल्यू आपको कैलोरी में दी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और इसमें कुछ था भी नहीं। जैसे मैंने कार्बन, एक ग्रेफाइट और डायमंड का क्वेश्चन आपको कराया है, सेम वैसे ही है ना, कॉपी में कराया है कार्बन ग्रेफाइट का। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के पास। इसका क्या कहना है, इसको भी देखते हैं थोड़ा भाई। तो इसका तो इतना बड़ा कहना है कि इसमें रिएक्शन ही गलत दे रखी है ना। आप अगर देख पा रहे होगे तो सी ग्रेफाइड O2 CO2 बना दिया इनने, फिर से सी ग्रेफाइड और हाफ O2 को इनने CO2 बना दिया, पता नहीं कैसे, ऑक्सीजन कहां से आ गया, है ना। फिर से CO प्लस हाफ O2 को इनने CO2 बना दिया, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन आपका टोटली ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो सर छोड़ दे क्या, आप चाहो तो अपन इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं करेक्शन करके, है ना। क्वेश्चन में ही करेक्शन कर लें, थोड़ा सा गलत यहाँ लिख दो ना, जैसे आगे की सीट में इसको सही होके आ जाए। अब आप इसमें कर क्या सकते हो, जैसे कि आपको रिएक्शंस जो एक्चुअली में दी होनी चाहिए थी, आप रिएक्शंस लिख लोगे, मैं लिखा रहा हूँ कार्बन प्लस O2 8 फॉर्म CO2 गैस। इसकी जो वैल्यू आपको डेल्टा H की है, स्टैंडर्ड वैल्यू, वो x किलोजूल पर मोल, है ना। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन आपको दिया होना चाहिए था CO प्लस का C प्लस का हाफ O2, और यहां से आपको देना चाहिए था CO गैस। इसकी डेल्टा H नॉट की वैल्यू 22 किलोजूल पर मोल। क्लियर है, ये क्वेश्चन करेक्शन करना है आपको। और जो लास्ट इक्वेशन आपको देना चाहिए था वो CO प्लस का हाफ O2 8 फॉर्म CO2 गैस। इसका जो डेल्टा H नॉट है वो आपको देना चाहिए था Z। ये आपके पास एक्चुअल क्वेश्चन है,
ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ से क्या जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आर गिवन आगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एबव इक्वेशन फाइंड आउट विच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इज करेक्ट। आपको रिलेशनशिप बताना है, ऑप्शन दिए हैं रिलेशनशिप के, जैसे ऑप्शन ए दिया जेड इक्वल टू एक्स प्लस का वाई, बॉम्बे दिया है एक्स इक्वल टू वाई प्लस का जेड, कलकत्ता दिया है आपको वाई इक्वल टू 2z माइनस का एक्स, और दिल्ली दिया है एक्स इक्वल टू वाई माइनस का जेड। क्लियर? तो आपको रिलेशन कैसे निकालना रहता है उस चीज को आप ध्यान दीजिए। आपको ये इक्वेशन दी है, आपको समझ में आता है हाँ सर, तो आप कैसे भी करके इस इक्वेशन को ले आओ, इन दोनों इक्वेशन से तो आप रिलेशन निकाल लोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? सर आप ऐसा क्यों बोलो? क्योंकि अब देखो CO2 इसमें फॉर्म हो रहा है, CO2 इस रिएक्शन में आ रहा है, इसमें CO आ रहा है, इसमें भी CO आ रहा है, तो यहाँ से आपको पता है कि आप इन दोनों से ये इक्वेशन लेके आ सकते हो, इससे इसको नहीं लेके आ सकते, इससे इसको नहीं लेके आ सकते। इतना तो समझ में आ गया। क्योंकि ये सोचना कैसे, मैं उस पर ध्यान देना चाह रहा हूँ कि जो इक्वेशन आपको दी है, आपको उस इक्वेशन को बनाना है जिसमें मैक्सिमम इक्वेशंस मतलब मिक्स हो रही हो। जैसे कि इसमें क्या है, दोनों इक्वेशन की चीजें आ रही हैं, तो आपको ये पता है इन दो को आप ये बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे? आप फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दोगे सेकेंड वाली इक्वेशन को रिवर्स करके, तो मैं बोल दूं या माइनस कर दोगे, बात एक ही है, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। समझ गए ना? ठीक है, नहीं समझे तो अभी लिख रहा हूं, C प्लस O2 CO2, तो इसका डेल्टा H0 आपको दे रखा है x। अब मैं बोलूं इसको आप रिवर्स कर दो, तो CO और यहां से रिवर्स किया तो C प्लस का हाफ O2। क्लियर है? तो जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसके डेल्टा H0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सिंबल चेंज माइनस का बाई। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो देखो C प्लस CO नहीं, इस C से C को काट दो, तो नीचे अब आपके पास बचा क्या, CO। इस हाफ O2 से ये 1 O2 है, तो कितना बचा, हाफ O2, और इधर क्या बचा, CO2। देख लो ये वाली रिएक्शन आ गई कि नहीं आ गई? आ गई, हाँ सर। तो इसका डेल्टा H अब इस रिएक्शन का क्या हो जाएगा, x माइनस का बाई। तो अब इस रिएक्शन की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, z, क्योंकि ये तो आपका z है, और z इक्वल टू एक्स माइनस का बाई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? सर नहीं है। तो ठीक है, कन्वर्ट कर लो x की फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, z प्लस का बाई, बाई को इधर लेके गए, तो ऐसा है, हाँ सर है। कौन सा, बॉम्बे। तो क्या हो गया, x इक्वल टू बाई प्लस का z। वैसे ऐसे क्वेश्चन अपन ने कॉपी में भी किए हैं पहले ही, है ना? मैं हर टाइप के क्वेश्चंस कराया हूं, है ना? ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा शीट के अंदर जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में नहीं कराया। जिनने अगर नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो वो लोग तो इजीली पूरी शीट उन्हें सॉल्व कर भी ली होगी। बट हाँ, इस वीडियो को आप जब भी देखना, कम से कम एक बार पहले शीट को कोशिश कर लेना लगाने की, उसके बाद इसको देखना, जब भी देखने का मजा है कुछ, है ना? नहीं तो आप सीधे आंसर देख लो, क्या मतलब है। अब हम आ जाएं क्वेश्चन नंबर 49 पे। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोलता है, चलो चलते हैं। 49 कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीट में आ चुका है ना, इसलिए अच्छा मैंने कॉपी में कराया आपको, वही मैं बोला तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। नेक्स्ट 49 क्या बोलता है, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शंस। ठीक है सर, यूजिंग द डाटा। अब देखो इसमें भी रिएक्शन गलत दी है ना? तो इस क्वेश्चन को अपन छोड़ देंगे ना, गलत लिख दूं जिसे आगे से इसे रिमूव कर दिया जाए। 49 भी क्वेश्चन गलत है, इसमें रिएक्शंस गलत दिया आपको, है ना? ठीक है सर। और चाहे तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आपको करा ही चुका हूं। अब 51 में आ जाओ। 51 में भी आपको क्वेश्चन गलत दिया है ना? 51 में भी आपको क्वेश्चन गलत दिया, तो इसको भी आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। अच्छा सर, आप इसे छोड़वा क्यों रहे हो, गलत दिया तो? देखो वैसे चाहो तो मैं इनको भी क्वेश्चन सही करके अपन कर सकते हैं, बस बात इतनी से ऐसे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ना, तो टाइम खोटी भी नहीं कर रहे। अभी एक किया ये एक्स बाई का रिलेशन वाला क्वेश्चन आपने जस्ट अभी किया है ना? तो वैसे ही होना है।
और अपन कॉपी में भी इस टाइप की मैं काफी प्रैक्टिस कराया हूँ, इसलिए क्वेश्चन भी गलत है तो आप इसको सीधा सा क्या कर दोगे, छोड़ दोगे। अब इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। उसका क्या क्या, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड ऑक्सीजन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आउट ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो, है ना। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन गिवन है Zn2Zn सॉलिड प्लस O2 गैस, इट फॉर्म्स 2ZnO। इसका डेल्टा एच आपको दे रखा है माइनस का 693.8 किलोजूल पर मोल। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया है, ऑप्शन तो बड़े बड़े हैं पर मैं ऑप्शन आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे कि ऑप्शन ए में बोला था एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZnO इज लेस देन, ये क्या बोल रहा है, एंथैल्पी ऑफ 2 मोल ऑफ ZnO इज क्या है, लेस देन है, कम है द टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, और बाई कितने से 693.8 से। ये बोला है इसकी एंथैल्पी कम है किससे, इन दोनों की एंथैल्पी से। क्लियर है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात, अभी हमने जो ABCD वाला एक क्वेश्चन किया था एंथैल्पी वाला, तो उसमें हम बात किए थे ना, जैसे इधर H है तो इधर H है तो इसमें कंपनसेट हो जाती है। बट अगर इधर ये वैल्यू माइनस आ रही है, इसका मतलब क्या है, इधर क्या होगा, H माइनस का 693.8। जब भी तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो फाइनल वैल्यू माइनस में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू जो ZnO की वैल्यू है आपकी लेस देन है किससे, 2 मोल्स ऑफ Zn और O2 से। कितने से लेस देन है, अगर दोनों इक्वल होती तो दोनों का एडिशन क्या होता, 0 होता। तो एक अपोजिट, समझ रहे हो ना, दोनों अगर इक्वल होती तो एडिशन क्या होता, 0 होता, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये नेगेटिव में आ रही है, तो मतलब इधर आप इतना ही ऐड कर दो 693 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये दोनों कट जाएंगी और ये दोनों एंथैल्पी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कुल मिला के, अभी जो ABCD वाला आपको मैं क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन नंबर 41 था आई थिंक, है ना। तो उस, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 था, तो 40 वाला क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ। तो उसमें हमने बात की थी, तो अब इधर माइनस आ रहा है कुल मिला के, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी इसकी कम हुई, इसकी ज्यादा है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया, ए, ठीक है, ओके। अब इसमें लेकिन 2 ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए हम और ऑप्शन भी देखेंगे। जैसे कि ऑप्शन सेकंड बोल रहा है द एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ ZnO इज मोर देन द टोटल एंथैल्पी ऑफ 2 मोल्स ऑफ Zn एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई 693.8। ऑप्शन बी ऑप्शन ए का रिवर्स है, तो इसका मतलब जब ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन बी तो क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन बी में ये बोला है कि इसकी एंथैल्पी ज्यादा है किससे, इससे, तो ये तो गलत है भाई, एंथैल्पी इसकी कम है इससे। क्लियर है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है 693.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज इवॉल्व इन दी रिएक्शन। सीधी सी बात है, ये माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही है रिएक्शन में। तो ये ऑप्शन भी आपका कौन सा सही है, सी ऑप्शन भी आपका सही है। डी ऑप्शन इसका उल्टा है, 693.8 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन। तो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, माइनस आ गया मतलब रिलीज हो रही है। अब यहां से आप बोल क्या सकते हो, बताइए सर, क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए और सी आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम आपको ले चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58, तो क्वेश्चन नंबर 58 आपको क्या बोलता है, ये भी क्वेश्चन गलत है यार, हद हो गई। फिफ्टी एट, चलो ठीक है, अपन करते हैं, गलत तो नहीं होगा इसमें ना, अपन सही कर लेंगे जो चीज़ गलत होगी उसको, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 58 आपको बोलता है अ सिलेंडर ऑफ गैस सप्लाइड बाई भारत पेट्रोलियम इज एज्यूम टू कंटेन 14 kg ऑफ ब्यूटेन। आपको बोल दिया है कि इस सिलेंडर के अंदर 40 kg क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन आप किसको बोलते हो, C4H10। क्लियर है, एक सिलेंडर के अंदर इतना ब्यूटेन है। बोल रहा है इफ अ नॉर्मल फैमिली रिक्वायर्ड 2000 किलोजूल लिखा है ना, इसकी जगह आप 20,000 कर लोगे, क्वेश्चन में इतनी सी गड़बड़ है बस, है ना। अगर आप
2 करोगे तो फिर ऑप्शन आपके मैच नहीं खाएंगे ना, तो ऑप्शन मैच खाएं इसलिए आप क्या कर लोगे 2000 की जगह 20,000 कर लोगे, है ना। तो आगे बोला इफ अ नॉर्मल फैमिली रिक्वायर्ड 20,000, क्वेश्चन में 2 दिया, आप उसको 20,000 कर लोगे किलोजूल ऑफ एनर्जी पर डे। इतनी पर डे एक फैमिली को क्या है रिक्वायरमेंट है एनर्जी की फॉर कुकिंग, मतलब खाना बनाने के लिए। ब्यूटेन गैस इन द सिलेंडर लास्ट फॉर डेज। तो आपको ये बताना है कि जो ब्यूटेन गैस है वो सिलेंडर की वो कितने दिन तक चलती है, और आपको रिएक्शंस दे रखी है डेल्टा एस सी ऑफ C4H10, मतलब आपको कंबशन की वैल्यू दे रखी है, रिएक्शन नहीं, 2658 किलो जूल पर मोल। ये किसकी कंबशन की वैल्यू दे रखी है आपको कि 1 मोल ऑफ C4H10 को आप जलाते हो तो इतनी एनर्जी उससे इवॉल्व होती है, माइनस सिंबल लगाए मतलब इवॉल्व होती है। तो आपको ही पता है घर में सिलेंडर यूज करते हो तो उससे एनर्जी इवॉल्व भी होती है जिसका आप यूज करते हो। तो आपको बताना ही है कि एक सिलेंडर में 14 kg ब्यूटेन है और 1 मोल ऑफ ब्यूटेन में इतनी एनर्जी इवॉल्व होती है, और एक फैमिली एक दिन में इतना एनर्जी यूज करती है, तो वो सिलेंडर उसके घर में कितना चलेगा। एक फैमिली के आप अपनी ही फैमिली मान लो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको C4H10 की बात करनी है, इसका कंबशन कराना है। तो कंबशन में आपको 4 तो CO2 मिल जाएंगे, 5 H2O मिल जाएंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 13/2 कर दें तो बैलेंस हो जाएगा। और कंबशन ऑफ इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में -2658 किलोजूल पर मोल। क्लियर है, ठीक है सर। अब इसके लिए ये तो आपके पास 1 मोल की दी है, पहले तो आपको निकालनी पड़ेगी इसके मोल्स, है ना। और मोल्स से अब जब मोल्स निकालोगे, जब हम बात करेंगे कितने मोल्स हो रहे हैं 1 kg में, है ना, ठीक है। तो आपको तो 1 kg में निकालना है एक्चुअली में, ये तो 1 मोल की दी है, तो 1 kg में मतलब 14 इंटू 10⁻³ डेट इज 1000। ये हो गया आपका केजी से ग्राम में। मोल्स निकालना है अपन C4H10 के। फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। मोलर मास कितना हो जाएगा 29। क्लियर है। C4H10 का इसका 12 होता है, 12 चौक 48। कैसे भाई, 12 12 चौबीस 12 छत्तीस 12 चौक 48 10 58 59 होना चाहिए। कितना होगा 59 58 यार, कितना हो गया 58। क्लियर है। तो यहां से जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो यहां से कैलकुलेट कर लो, पहले 2 से डिवाइड कर लो, तो यहां कितना बचेगा 7000 ऊपर अपॉन 29। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो एनर्जी है, मतलब इतने तो आपके पास मोल्स आ गए, है ना। तो 1 मोल ऑफ कंबशन किसका C4H10 का, तो इससे कितनी एनर्जी आती है माइनस का 2650, जबकि आपके पास मोल्स तो कितने सिलेंडर के अंदर इतनी है, कितनी है 7000/29, क्योंकि एक सिलेंडर में 14 kg गैस है, तो एक गैस के आपने मोल्स निकाल लिए। तो यहां से आप इसे क्या करोगे माइनस का 2650, है ना, इंटू 7000/29। क्लियर है, इतना समझ में आता है, हाँ सर। तो यहां से जो टोटल वैल्यू आपके पास निकल के आती है तो 64156.20 किलो जूल। क्लियर है। समझने वाली बात यह है कि अभी आपको ये 1 मोल के लिए इतनी यूज थी, तो एक सिलेंडर आप यूज कर रहे हो मंथली, मतलब मंथली अभी नहीं बोलेंगे, आके देखेंगे उसको कितना यूज करते हैं। तो एक सिलेंडर यूज करो उसमें 14 kg है, तो 14 kg में से आपके टोटल मोल्स निकल के आए इतने, तो एक मोल में इतना, तो टोटल सिलेंडर के अंदर कितना एनर्जी आपको मिलेगा इतना, है ना। अब आपको एक सिलेंडर की एनर्जी पता चल गई और आपको अपने एक दिन की एनर्जी पता चल गई कि एक दिन में आप कितना यूज करते हो। तो ये तो आई एक सिलेंडर की एनर्जी, और एक दिन में आप पर डे यूज कितना कर रहे हो, पर डे यूज एनर्जी कितनी है 20,000। क्लियर है। तो आप यहां से अब डेज निकाल सकते हो। हाँ सर, वो कैसे निकालोगे, एक दिन में इतना है ना, तो आप क्या करोगे इतने से डिवाइड कर दोगे, आपके पास दिन निकल के आ जाएंगे। तो 64156.20 माइनस का अपॉन 20,000। आप ऐसे सोचो, आपके घर में मान लो सिलेंडर आता है, उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है, एक दिन में आप इतना यूज कर रहे हो, तो दिन निकालने तो आप कैसे करोगे, उतने से डिवाइड कर दोगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 है ना, तो 4.0 लगा दो, 1 2 3 4 इतना लग गया 0। अब 2 से डिवाइड कर दो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 2 3 6, 2 2 4,
जीरो, 2 7 जा 14, क्योंकि 1 में जाएगा नहीं, और 2 9 जा 18, यानी कि अपन बोल सकते हो कितना चलता है 22 डेज। कितना चलता है 22 नहीं है भाई, क्या है 32। कितना चलता है 32 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपकी कोलकाता, यानी कि सी। कौन सा? सी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कर लिया होगा, है ना। अब फिर से आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 59। अरे बाप रे, चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 की भी थोड़ी बात कर ली जाए। कहाँ है भाई ब्लैक? जब हम क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 59 में आपको क्या बोल रहा है, पहले चीजों को ध्यान से सुनोगे। इफ 150 किलोजूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर मस्कुलर वर्क टू वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। बोल ये रहा है कि 1 किलोमीटर चलने के लिए आपकी 150 किलोजूल एनर्जी लगती है। क्लियर है? ठीक है सर। आगे बोला है देन हाउ मच ऑफ ग्लूकोज वन हैज टू कंज्यूम वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। पूछ रहा है आपको 5 किलोमीटर जाना है तो कितना ग्लूकोज आप कंज्यूम करोगे। अभी वो ग्लूकोज की एनर्जी बताएगा, तो आपको चलना कितना है 5 किलोमीटर। इसका मतलब वो आपको एनर्जी की कितनी जरूरत पड़ेगी 5 इंटू 150, क्योंकि 1 किलोमीटर में इतनी एनर्जी यूज हो रही है, तो 5 किलोमीटर में कितनी होगी 750 किलो जूल। अब आपको ये पता चल गया क्या कि आपको 5 किलोमीटर चलना है, उसमें इतनी एनर्जी जरूरत पड़नी है, तो कितना ग्लूकोज यूज होगा ये बताना है आपको। तो आगे बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, आगे बोला है प्रोवाइडेड ओनली 30% एनर्जी इज अवेलेबल फॉर मस्कुलर वर्क। और आपको बोला केवल 30% जो एनर्जी है किसमें, ग्लूकोज में, वो अवेलेबल है, यही बोला ना। हाँ, अवेलेबल है किसके लिए, फॉर वर्क के लिए। बाकी का आपका वर्क में यूज नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज की तो अपनी खुद की जो एनर्जी देगा 100% देता है, परसेंट तो 100 में होता है, बट उस एनर्जी का केवल आप 30% ही मस्कुलर वर्क के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? ठीक है सर, ठीक है। तो यहां से अब और आगे क्या दिया है आपको इंफॉर्मेशन, द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज इज 3000 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? इसका मतलब उसने आपको दे क्या रखा है कि जब आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मतलब आप समझ रहे हो ना, कितना 180 ग्राम, है ना। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आपको क्या देता है, जो एनर्जी देता है वो कितना देगा, गिव्स 3000 किलो जूल। क्या एनर्जी 1 मोल में यही बोल रहे हो, तो 1 मोल आपको इतना दे रहा है, तो इसका आप 1 मोल इतना दे रहा है तो इसका आप सिर्फ 30% ही यूज कर सकते हो। कितना यूज कर सकते हो 30%, बट ओनली 30% इज यूज्ड फॉर मस्कुलर वर्क। आप ये लैंग्वेज ना लिखो तो सही है ना, क्योंकि आप ये बोर्ड के लाइक के तो क्वेश्चन है नहीं, अच्छे लेवल है इन क्वेश्चंस के। तो आप सिर्फ इतना रखोगे कि 1 किलोमीटर के लिए इतना, 5 किलोमीटर के इतना, 30% एनर्जी, समझो ना 1 मोल में इतनी एनर्जी, तो 30% आप सीधा यहाँ लिख लोगे। अब आपको यूज के लिए कितना है आपका इसमें से 30%, तो 30% आपको निकालना आता है, जितना परसेंट निकालना है अपन 100, तो 2 0 से 1 0 2 0, डेट मीन्स 1 मोल में से आप 3 3 9 सिर्फ 900 किलो जूल ही एनर्जी आप यूज कर सकते हो। समझ गए ना कि आप अगर 1 मोल ग्लूकोज कंज्यूम करते हो तो उसमें से टोटल एनर्जी इतनी आती है। उस एनर्जी का आप चलने के लिए, वॉल के लिए, टहलने के लिए कितना यूज कर सकते हो, केवल 900। क्लियर है? और ये 900 आपका कितने ग्राम में आया, 180 ग्राम में कितनी आई है 900। समझ गए ना, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है 180 ग्राम। क्लियर है? हाँ, आपको तो जरूरत कितने की 750 ग्राम की, तो आपके पास इतना किलो जूल है, तो 1 किलो जूल के लिए आप कितना वैल्यू हो जाएगी, 1 किलो जूल इक्वल टू 180 अपॉन 900 ग्राम। क्लियर है? पर आपको 1 किलोग्राम की नहीं है, आपको जरूरत है 750 किलो जूल की। तो 750 किलो जूल के लिए क्या करोगे, 180 अपॉन 900 इंटू 750। क्लियर है? हाँ सर। तो अब आप इसको जब कैलकुलेट करते हो तो 2 0 से पहले 1 2 0
3 से 3 तक 9 तिचिंग 18, फिर से 3 से 3 2, तो फाइनली आपसे कितना आ गया 75 इंटू 2 150 ग्राम। कितना आ गया सर 150 ग्राम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो गया दिल्ली, डेट इज डी। 59 था यार, ये कौन सा हो गया दिल्ली, डेट इज डी। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। 62 का क्या कहना है? 62 का कहना है द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, देखो इसमें भी क्वेश्चन गड़बड़ है भाई, है ना। तो कंबशन का ही क्वेश्चन है, विच लोएस्ट एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल ऑफ ग्राम। को इसमें भी क्या है भाई, क्वेश्चन गलत है, गड़बड़ है। अब इसमें जो वैल्यू गड़बड़ दे रखी है, क्या करोगे आप बताइए, है ना। तो देखो मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं, वैसे आप कर चुके हैं। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको दे रखा है, क्योंकि एक ही वैल्यू इसमें रिपीट कर दिया। अब आप ऐसे बता नहीं सकते ना सर कौन सी वैल्यू इसमें सही है ना, तो आप चाहो तो 62 को छोड़ दो। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में करा चुका हूं। देखो इसमें भी जो गलत क्वेश्चन दिए उनको मैं छुड़ा, उन्हीं क्वेश्चन को रहा हूं। किनको छुड़ा रहा हूं? जो क्वेश्चंस, जिस टाइप के क्वेश्चंस आप कॉपी में कर चुके हो, है ना। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, स्किप कर दे रहे इस क्वेश्चन नंबर 62 को। क्लियर है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। तो 63 आपका एक फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। तो 63 और 64 दोनों की, तो ये दोनों आपको याद ही रखने हैं। आंसर आपको शीट में दे रखा है, क्योंकि अगर इसमें आपको वैल्यू दी होती, जैसे कि ऊपर वैल्यू दे रखी है, तो आप बता सकते थे कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ना। जिसके मैं आपको क्वेश्चन भी कराया हूँ कि ऐसे मान लो कोई हाइड्रोकार्बन है, तो जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा है बाई मास, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। ये भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बस सीट में पढ़े हैं तो आपको इसमें से याद रख लोगे, है ना। तो इसमें सीट में दोनों इसके आंसर दिए, जैसे पहला 63 है, विच हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी गैसोलीन की होती है ना। गैसोलीन में पेट्रोल वगैरह ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका 63 का ऑप्शन ये है। ऐसे से हम 64 में आपको बोला है, तो 64 का ऑप्शन है दिल्ली, है ना। तो इसमें अपन टाइम खोटी नहीं करेंगे, ये अब आपको याद ही रखना है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर है। तो एक्चुअली मैं ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 68 करवा दिया हूं, है ना। तो ये आपकी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है सर। वहां सर ओके। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 का क्या कहना है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 भी मैं आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर वाले टॉपिक में कॉपी में करा दिया हूं। तो क्वेश्चन नंबर 70 भी आपका हो गया, ठीक है सर। और उसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 73, करेक्ट, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 73। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, तो 73 का क्या कहना है? तो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है कहाँ गया भाई, द हीट लिबरेटेड व्हेन 1.8 ग्राम एट बेंजोइक एसिड, है ना। इनका कहना है जब आप 1.8 ग्राम बेंजोइक एसिड को क्या कराते हो, बर्न कराते हो, है ना। क्या कराते हो, बर्न कराते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहां से बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर 25 डिग्री सेल्सियस पर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 18.94, देखो केजी लिख दिया, केजी ऑफ वाटर बाई 0.632 डिग्री सेल्सियस। कुल मिला के इस क्वेश्चन में पहले तो एक लाइन रिपीट कर दी है दो बार, जैसे इसमें लगा ना 18.94 kg ऑफ वाटर बाई 0.632 डिग्री सेल्सियस। तो आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन भी थोड़ा डरावना दिख रहा है, क्योंकि इससे दो बार 0.632 आ गया, इनका क्या यूज है ऐसा करके। तो इसमें से एक लाइन दो बार रिपीट होगी, तो उसको तो आप हटा ही दोगे क्वेश्चन के अंदर, है ना। रिपीट हो गई है लाइन, रिपीट हो गई है क्या लाइन, है ना, जिससे आगे ना आए।
ठीक है, तो अब मैं पहले इसमें जो शॉर्ट में आपको बताता चलता हूँ क्या क्या चीजें इसमें दी हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट आपको करना है। चलो छोड़ो, इससे ही करते हैं। जैसे बोला था हीट लिबरेटेड व्हेन 180 ग्राम बेंजोइक एसिड इज बर्न, है ना। तो आपको सबसे पहले जो वेट ऑफ बेंजोइक एसिड दे रखा है, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड वो कितना दे रखा है 1.89 ग्राम। क्लियर है, ठीक है सर। सेकंड दे रहा है आपको टेम्परेचर ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, टेम्परेचर ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, है ना, कितना दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आपको बोला है मास ऑफ वाटर, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, मास ऑफ वाटर, जल्दी बोलो, मास ऑफ वाटर, डेट इज एम बोल दो इसको, वाटर मास को। ये आपको दे रखा है 18.94 kg, और आपको तो ग्राम में जरूरत पड़ने वाली है, तो ग्राम में आइए कितना हो जाएगा 18940 ग्राम। क्लियर है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, केजी से ग्राम में जाते हैं तो ठीक है सर। आगे आपको दे रखा है इंक्रीज इन टेम्परेचर 0.63 डिग्री सेल्सियस, डेट मीन्स आपको डेल्टा टी दे रखा है 0.693 डिग्री सेल्सियस, और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखी है। क्वेश्चन में बोल रखा है इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.998 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, है ना। डेट मीन्स आपको स्पेसिफिक हीट को मैं डिनोट कर देता हूं एस से, है ना। ये दे रखी है आपको वाटर के लिए, H2O लिख दे रहा हूं, वाटर के लिए 0.998 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री, है ना। ये आपको क्वेश्चन में इतना डाटा दे रखा है ना। ठीक है सर, आगे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। लो, आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड। हीट पूछ रहा है आपको बेंजोइक एसिड की, ठीक है। तो पहली बात तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में ये क्या करा रहा है, प्रोसेस हो रही है, डेट मीन्स वहां आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था MS डेल्टा टी। क्या पढ़ा था, MS डेल्टा टी, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर वाले टॉपिक में कराया है। तो आपको ये हीट निकालनी है, तो M की तो वैल्यू आपको दे रखी है 18940, ये दे रखी है ग्राम में, इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आपको ये दे रखा है 0.998, डेल्टा टी आपको ये दे रखा है 0.693। क्लियर है। तो यहां से आपको समझने वाली जो बात, क्या बोला हूं बात, यहां से आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आती है, यहां से जल्दी बोलो कितनी आएगी, माइनस क्यों ना 119। अच्छा कैलकुलेट आप कर लोगे यार, है ना, अभी मैं इसका कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। 946.14 कैलोरी, ये आपके पास आ गई क्यू की वैल्यू, है ना। ठीक है, तो यहां पे आपको बोला है कि यहां से आपने हीट निकाल ली, ठीक है, MS डेल्टा टी का यूज करके। बट आपके पास जो हीट आई है वो तो कितने के लिए आई है, 1.89 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड के लिए, है ना। ये मैं जब बॉम्ब कैलोरीमीटर बताया तो वहां बताया हूं कि आप जो हीट निकालते हो वो जितना ग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है उसके लिए आती है। तो ये किसके लिए 1.8 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड के लिए हीट आई है, और वो कितनी है आपके पास 11946.14 कैलोरी। क्लियर है। और आपको जब सीधा बोला है क्वेश्चन में आपको बेंजोइक एसिड का कंबशन कराना है, तो उसके लिए बेंजोइक एसिड का मोलर मास पता होना चाहिए, वो होता है 122 ग्राम। 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड का मतलब क्या है, 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो आपको पता ये वैल्यू कितने की है, ये वैल्यू कितने की है, इतने ग्राम की। तो पहले तो आप इससे 1 ग्राम की निकालोगे तो क्या करोगे, 11941.14 अपॉन 1.89, इससे डिवाइड कर दिया तो 1 की आ गई। आपको चाहिए कितने की, 122 की, तो मल्टीप्लाई कर दिया 122 से। तो इतना सिंपल मैथमेटिक्स तो आपको आता ही होगा। क्लियर है, ठीक है सर, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया, आगे क्या बोला था, वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है सर। अब आप जब इसको यहां से कैलकुलेट करते तो फाइनल हमारे पास वैल्यू आती है 771126.5 कैलोरी।
और आप इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो और क्या लिख सकते हो 771.1265 किलो कैलोरी। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि इस क्वेश्चन के अंदर देखो माइनस सिंबल में एक भी ऑप्शन नहीं दिया है ना। जब आप कंबशन करा रहे हो तो हम पहले ही बोल चुके हैं वैल्यू किस में आती है, माइनस में, है ना। तो मैं अभी स्टार्टिंग में कहीं माइनस नहीं लगा है ना। तो आप कंबशन में कराते हो तो फाइनली ये आंसर किस में आता है, माइनस में। हम पहली बात कर चुके हैं कंबशन में हीट हमेशा रिलीज होती है, बट ऑप्शन में एक भी माइनस वाला ऑप्शन नहीं है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बॉम्ब भी लगाओगे, किसी में भी माइनस नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू यही आ रही है ना। बट ये आप याद रखोगे कंबशन में हमेशा माइनस में आता है। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराया हूँ कंबशन में, आप वहां भी इस चीज को काफी अच्छे से देख सकते हैं ना, क्योंकि उसमें मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूँ। क्लियर है? हाँ सर। अब क्वेश्चन नंबर हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं आज इसमें, क्वेश्चन नंबर 73 तक पहुंच चुके हैं ना। तो अगर हम इसी कड़ी में थोड़ा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर कितना 74। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 74 भी मैं आपको कॉपी में करा चुका हूं, है ना। किसमें? आपकी कॉपी में। ये मैं कंबशन वाले टॉपिक में ही कराया हूं, है ना। मैं आपको वहां बोला भी हूं कि मैंने कुछ शीट के क्वेश्चन इसमें करा रखे हैं। उसके बाद हम और थोड़ा आगे पहुंचे तो क्वेश्चन नंबर 76, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 76 भी आपकी कॉपी में हो रखा है ना। आपकी कॉपी में ये वाला क्वेश्चन भी हमने करा दिया, आपके नोट्स का ही क्वेश्चन है, मतलब हाँ यही बोल लेंगे और क्या। ठीक है। तो यहां तक आपका कंबशन तक कंप्लीट डिस्कशन हो गया आई थिंक, है ना। और उसके बाद मैं एक क्वेश्चन नंबर और भी कराया हूं उसमें, तो खैर ठीक है। तो अपन ऐसे अब आगे जो अपन बात करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 85 भी मैं आपकी कॉपी में करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 85 भी आपकी कॉपी में करा चुका हूं। ठीक है। तो आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, पर आगे अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो किसके कहाँ से करने वाले हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो आप मेरे को भेज देना। वैसे मेरे को जितना जितना डाउट इसमें लग रहा है जिसमें आप फंस सकते हो, है ना, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश की है। सब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस कराऊंगा शीट के, है ना। तो आप भी ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है तो आप देख लोगे। सब्जेक्टिव का मतलब है जो ऑप्शन नहीं है जिसमें, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो वाले तो मैं सारे ही कराऊंगा, बट इसको ऑप्शन वाले आप देख लेना, जो आपके डाउट है वो भेज देना। वैसे तो मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ 30% क्वेश्चन में आपके कराई दूं सीट के, है ना। और बाकी की आपकी क्वेश्चन कॉपी में है तो लगभग 70-80% तो आपकी सीट के क्वेश्चन कुल मिला के कॉपी और ये मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उसके थ्रू हो ही जाएंगे। क्लियर है? तो अब यही है आज के लिए, इतना ही। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।